दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जापान की। दोस्तों हम जापान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दुनिया पर राज कर रहा है। जीडीपी के मामले में, आयात निर्यात के मामले में सबसे ज़्यादा आज उसकी जीडीपी जो देखने को मिल रही है। छोटे छोटे देशों से वो बहुत ज़्यादा आगे है। खुद भी एक छोटा सा देश होने के बावजूद उसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों क्यों है उसकी जीडीपी और सबसे ज़्यादा क्यों अपने आप को ज़्यादा अहम पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं है और एक छोटा सा देश दुनिया पर कैसे राज कर सकता है, इसके लिए हम लाए हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी और वो आपको समझाने में सक्षम होगी। तो दोस्तों रुकिए ज़रा, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों आज से लगभग 1945 की बात है। 1945 में जब नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो नागासाकी बम और हिरोशिमा बम जब गिराया गया था तो जापान ने सरेंडर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध की सबसे भयंकर लड़ाई चल रही थी और भयंकर लड़ाई में जब अमेरिका ने उनसे कहा कि भाई तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो क्योंकि अब हम मैदान में आ चुके हैं, और इसका आने का एक ही रीज़न था, वो था अमेरिका के कुछ मार दिए गए थे एक देश में जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ था। तब तक अमेरिका नहीं आया था, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद जब उसके सेना को जब सबसे ज़्यादा अटैक हुआ क्योंकि उसकी सेना दूसरे देशों पर काम कर रही थी और वहाँ पर उससे सेना पर अटैक हुआ था और तब उसने इस दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल था उसमें जापान, और जापान पर सबसे पहले उसने अटैक करने के लिए बोला और कहा उनसे कि भाई हम अटैक करेंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन जापान अपने घमंड में चूर, इसलिए उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी और नहीं कहा उससे कि हम अपने आप को तुम्हारे हवाले सौंप देते हैं। तो जब तक परमाणु बम बनाने में अमेरिका सक्षम हो चुका था, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उनसे उन्होंने, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि भाई हमें इस समय जापान को कब्जे में करना है, इसलिए हमें अपना आतंक और वहाँ पर छोड़ने का काम करेंगे। तो वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए, चाहे आप लड़ाई किसी भी और भी हथियार से लड़ सकते हैं लेकिन परमाणु बम से नहीं की, क्योंकि परमाणु बम में जो बीमारी जो भयंकर जो तापमान जो बताते हैं वो 4000 डिग्री तक का तापमान जब बढ़ा था। तो दोस्तों उसका ख़तरनाक रोल था, इसलिए उनको पता था, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनको पहले से ही पता था कि इसका जो भयानक विस्फोटक जो होगा वो बहुत ही भयानक और बहुत ही गंभीर उसके परिणाम होंगे। इसलिए अमेरिका ने नहीं माना, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं माने और जापान को कब्जे में करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी बन गया था उनके लिए। लेकिन जब उस समय रेडियो चल रहा था वहाँ पर और उनको पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, जैसे ही वहाँ का अमेरिका का जहाज़ वहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया तो अपने सारे कार्यक्रम वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रोक दिया और पूरे देश को स्तंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ चुकी थी। इसलिए अपने जहाज़ को उन्होंने जहाँ थे वहीं की वहीं छोड़ दिए और उसे टक्कर लेने के लिए नहीं भेजे, क्योंकि उसके पास में पेट्रोलिंग ख़त्म हो चुकी थी। पेट्रोल जब ख़त्म होने के बाद में जो दिक्कतें आई थी वो जापान में सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। दोस्तों जब अमेरिका ने जब परमाणु बम को वहाँ पर गिराया था तो बताते हैं कि 4000 डिग्री तक का उसका टेम्परेचर बढ़ गया था, और उसके बाद उसने जो तबाही मचाई थी वो ये है कि वहाँ के जो आदमी थे चलते चलते गिर जा रहे थे, उनको भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया है। वहाँ की जो शीशा है, गाड़ी है, जितनी बिल्डिंग है, वो अपना आप करीब बताते हैं 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया था वो इतना भयानक, इतने भयंकर रूप से गुजरा कि वहाँ पर जापान को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया गया है। ऐसा लगता है कि कोई भयंकर बीमारी आ गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने जो परमाणु बम वहाँ पर गिराया था इसकी जानकारी किसी भी देश को नहीं थी। उसके बाद अमेरिका ने खुद अपने सामने आकर के कहा कि भाई या तो अपने आप को अभी भी सरेंडर कर दो, वरना हम अब की बार तुम्हें तहस नहस कर देंगे। परमाणु बम का प्रयोग किया गया है। पहली बार वहाँ के लोगों को या फिर दुनिया के लोगों को पता चला था कि परमाणु बम भी कोई चीज़ है, और जापान जैसे देश में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है। जो दोस्तों जब वो पहली बार वहाँ पर गिरा था तो बताते हैं कि जब
30,000 फीट ऊपर जाकर के उसने मशरूम की शक्ल ली थी और इतनी भयंकर धुआं उठा था उसमें कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप का सब छोड़ चुके थे, जैसे थे वैसे कि वैसे वहीं की वहीं रह गए। ना वहाँ पर दूध कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पर, और जितनी भी गाड़ियाँ थी वो खड़ी की खड़ी ख़त्म हो गई थी। वहाँ की रोडों पर सुनसान नज़र आने लगा था। वहाँ की जो गाड़ियाँ थी वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी थी। जो लोग थे वहाँ पर वो ख़त्म हो चुके थे, वहाँ कुछ भी नहीं बच रहा था। तो दोस्तों, आज से अगर हम बात करें 1945 की, तो दोस्तों उसी समय जापान ने कह दिया था कि भाई आज के बाद हम अपनी सेना नहीं रखेंगे और हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो दोस्तों उसी समय अमेरिका ने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली थी कि ठीक है, अगर आप हमारे हवाले कर देते हो तो आज से आप पर कोई भी देश आक्रमण नहीं करेगा, और अगर करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो हमसे टकराएगा। और जब से लेके आज तक इतनी मजबूत जापान अपनी सेना को नहीं कर पाया है। तो दोस्तों अभी तक जापान अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ कोशिश कर रहा है। पहले ये कोशिश उसने नहीं की थी क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे, जो भी थे उसके पास ख़त्म हो चुके थे। और वहाँ की जो सरकारें बदलती रही हैं, सरकारें जब बदलती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है ठिकाने उनके होते हैं। तो दोस्तों सैन्य शक्ति में उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि जितना अगर हम सैन्य शक्ति पर इतना ध्यान देंगे तो हमारे जो जीडीपी है, हमारा जो आयात निर्यात है, वो सबसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे है। जापान जैसा देश टेक्नोलॉजी में दुनिया में राज कर रहा है। इस समय टेक्नोलॉजी अपनी बेच रहा है दुनिया को। उसमें से एक भारत में को भी मिला है, जो अब आने वाली 2024 में मिलेगा आपको बुलेट ट्रेन। वो जापान की मदद से ही भारत में चलाई जाएगी, जो कि काफ़ी स्पीड होगी। जो एक एरोप्लेन की जो कुछ स्पीड होती है वही स्पीड से जापान अब हमारे भारत में चलाने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही उसने बहुत सारे देशों में अपनी टेक्नोलॉजी को बिखेर रखा है और पैसा भी देता है, और जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा वो जापान इस समय रखता है। इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति पर कम पैसा खर्च करके सबसे ज़्यादा पैसा खर्च अगर किया है तो आयात निर्यात पर किया है और टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा काम किया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको कितनी। अगर हम छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े कंपटीशन के लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेकर के ये डिसाइड करते हैं कि अभी इन्हें कितनी ज़रूरत है पढ़ने की, और छोटे छोटे बच्चों की हम मदद करेंगे। उसके साथ साथ में देखेंगे कि बच्चे में कितना टैलेंट है और वो कितना आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और आगे जाने की हम उसको प्रेरणा देते हैं, उसको मोटिवेशन करते हैं ताकि वो बच्चा और ज़्यादा पढ़ सके। इसलिए हमने इंटरव्यू का प्लान किया है। इंटरव्यू लेते हैं और हमारे जितने भी इंटरव्यू अब तक हो चुके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देख लें, उनकी लिंक आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ़ यू।